दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आपका नए वीडियो में स्वागत है। और आपके लिए क्लास 10th का जो हम लोग है, क्लास 10th का फिजिक्स का जो चैप्टर का है, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे भी होंगे। और क्लासेस आप लोग बाधित थे, बट अब आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट वाला पूरे क्लास ऑब्जेक्टिव के साथ में आना शुरू हो जाएगा। जितने भी आपको मैथ को छोड़ के बाकी जितने भी सारे क्लास हैं, वो पीपीटी के रूप में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आप लोग इसको देखना और नोट करते जाना और इसको याद करते जाना, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं, ठीक है? तो आज का हमारा टॉपिक है पहला क्या, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। और यहाँ से सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया गया है, याद रखना। और जो कि एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है यहाँ से, ठीक है? चलो आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण का फोकस दूरी होता है। समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है, याद रखना, अनंत होता है। समतल दर्पण का जो फोकस दूरी का होता है, अनंत पर होता है। इस बात को याद रखना, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने, लेकिन दूर रखने पर उसका प्रतिबिंब उल्टा, तो वह दर्पण कौन सा है? तो याद रखना वो क्या होगा, अवतल दर्पण है। कौन है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण पर अगर आप अवतल दर्पण देखे होगे ऐसे करके, तो अगर आप ये फोकस है और ध्रुव ये पोल है, इसके बीच रखोगे तो यहाँ पे क्या बनता है, हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। जैसे इसको दूर लेके जाओगे, यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति कहाँ पे होगी? तो बताओ कहाँ पे होगी? ध्रुव और फोकस के बीच, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, या वक्रता केंद्र के पीछे। तो बताओ कहाँ होगा? क्या कह रहा है, किसी दर्पण के बीच, जो अवतल दर्पण में क्या कर रहा है, सीधा अवधि। याद रखना काल्पनिक की बात हो रही है। काल्पनिक कब बनता है? जब ध्रुव और फोकस के बीच होता है। तो हमारा आंसर नंबर 1 हो जाएगा। याद रखना, अवतल दर्पण का क्या हो जाएगा, ये इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ध्रुव और फोकस के बीच हो जाएगा। तो इसको याद रखना, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा संयुग्मी फोकस संभवतः केवल, संयुग्मी मतलब एक जोड़ा हुआ, किसमें संभव है? तो अवतल दर्पण में। किससे संभव है? अवतल दर्पण में संभव है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है किसी 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो क्या कह रहा है, दुगुना कह रहा है। कह रहा है कि फोकस देखो क्या है, इसका अवतल दर्पण है, ये फोकस 10 है, यानी ये f है, और ये दुगुना यानी 2f पे रखा है। तो ऑटोमेटिक पता है, जब भी वस्तु 2f पर रहेगा तो प्रतिबिंब भी क्या बनेगा, 2f पर बनेगा। यानी हमारा कहाँ बनने वाला है, तो 20 सेंटीमीटर पर बनेगा। वो कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर, दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो क्या है, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे बड़ा होता है? सबसे दृष्टि क्षेत्र किसका बड़ा होता है? याद रखना, उत्तल दर्पण का। किसका होता है? उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है? उत्तल दर्पण का देखो क्या, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है हमेशा। देखना, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, पहला बात तो काल्पनिक बनेगा हमेशा, और वो क्या बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है? तो हमेशा याद रखना वो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो काल्पनिक तो बनेगा ही, उसके साथ साथ क्या बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है। और वो ध्रुव और फोकस के बीच रखोगे तो बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच रखने पर हमेशा बनता है, याद रखना प्रतिबिंब, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो कहाँ बनता है, दर्पण के हमेशा पीछे। ये हमारा दर्पण है, और ये हमारा प्रतिबिंब इधर है, इधर वस्तु आएगा तो हमेशा प्रतिबिंब इधर बनता है। उत्तल दर्पण में बनता प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक और सीधा बनता है। तो ये काल्पनिक है, तो यहाँ पे आभासी है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना? तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
याद रखना, काल्पनिक और सीधा, यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा? याद रखना, एक रिलेशन होता है, F बराबर होता है R/2 होता है, और R बराबर जो होता है हमारा 2F होता है। वक्रता त्रिज्या निकालना है, तो ये 10 है तो 2 गुना 10 कर दो, तो हमारा निकल जाएगा 20 सेंटीमीटर निकल जाएगा, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, याद रखना। आपतन कोण और परावर्तन कोण R हो तब आपतित किरण विचलित होगा। आपतित किरण जो विचलित होगा, याद रखना, I माइनस R, यानी आपतन कोण में परावर्तन कोण को घटा दोगे तो हमारा विचलन निकल जाएगा, आपतित कोण का विचलन निकल जाएगा, इसको याद रखना। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2013 में पूछा गया, इस क्वेश्चन को पूछा गया है। यदि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ का एक प्रकाश किसी किरण लंबवत आपतित हो, यानी एक मान लो प्लेन सरफेस है, इस पर सीधा सीधा कह रहा है कि अगर कोई किरण, प्रकाश किरण सीधा आ जाए तो वो कैसे लौटेगा? सीधा लौटेगा। इसके बीच जो कोण बनेगा वो कैसा कोण बनेगा भाई साहब? तो 0 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बन रहा है वो कैसा बन रहा है? 0 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या, देखो, निम्नलिखित में से किसके सामने रखे वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा, आभासी और छोटा बनता है? तो याद रखना, अवतल लेंस के सामने। किसके बनता है? अवतल लेंस के सामने जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा क्या होगा? सदैव। अगर दर्पण की बात करेगा तो उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण है नहीं, इसलिए क्या इसका आंसर हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है क्या, एक मीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो याद रखना, क्षमता है डायोप्टर सूचित करते हैं, तो यानी 1 डायोप्टर होता है हमारा, 1 डायोप्टर होता है 1 मीटर प्रति मीटर स्क्वायर प्रति मीटर होता है, 1 डायोप्टर इक्वल टू होता है, याद रखना। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर होता है, ये इसको याद रखना। अगर एक उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2F पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो भाई 2F पर ही बनेगा, इसको याद रखना है। कहाँ बनेगा? वो 2F पर ही बनेगा। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली लेंस की क्षमता P बराबर जो होता है 1/F मीटर में होता है। अगर यही सेंटीमीटर में होगा तो 100/F हो जाएगा, जहाँ 100 है और F का मान 50 से काट दोगे तो 2 बार में, तो क्या निकल जाएगा इसका आंसर? 2 डायोप्टर। क्या निकलेगा? तो 2 डायोप्टर इसका आंसर निकलेगा। क्लियर है? इसका आंसर क्या निकलेगा? 2 डायोप्टर प्लस में निकलेगा। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 5D है, तो फोकस दूरी क्या होगी? D दिया है 5, तो देखो सेंटीमीटर में कह रहा है, 100 बटे क्या होगा? F होगा, इसको काटोगे 20 से खत्म हो जाएगा, तो 20 सेंटीमीटर उत्तल लेंस है तो 20 हो जाएगा, तो 20 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर प्लस में इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? C नंबर। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो याद रखना, 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। इसको याद रखना, 3 ये पावर के रूप में यहाँ पे है, इसको याद रखना, 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, इसको याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या, देखो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम जाना चाहिए। प्रकाश का किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम जाना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कम होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? कि इसका आंसर बी होना चाहिए। बी होगा, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम जाएगा। क्या होगा? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा। ठीक है, हम लोग अब आते हैं क्वेश्चन आंसर में। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच अगर 60 डिग्री कोण है तो आपतन कोण कितना होगा? तो याद रखना, उसका आधा कर दोगे तो निकल जाएगा 30 डिग्री। कितना निकलेगा? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो आपतन कोण जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। इसको याद रखना। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच
अगर 60 डिग्री का है, यानी कहने का मतलब है आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कितना है, 60 डिग्री है। इसके बीच अगर लंब डाल दो, ये कितना हो 30, तो ये 30, तो इसके बीच का कोण कितना बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है। बताए थे आपको एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है, और r बराबर क्या होता है, 2f होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। ठीक है, याद रखना। अगला है, किस प्रकार के दर्पण में सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो हमेशा उत्तल दर्पण में, और अगर लेंस की बात करेगा तो अवतल लेंस में। किसमें, अवतल लेंस में। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और किसका धनात्मक होता है। अवतल लेंस होगा तो उसका फोकस दूरी ऋणात्मक होगा, और उत्तल लेंस होगा तो उत्तल लेंस का क्या होगा, धनात्मक होगा। इसको याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, सदैव आभासी, सीधा और आकार में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कौन सा दर्पण में प्रयुक्त होना चाहिए, और किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और आभासी और छोटा बनता है। तो याद रखना, हमेशा जो होगा वो उत्तल दर्पण होगा। क्या होगा, हमेशा उत्तल दर्पण होगा, जिसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में बनने वाला आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। याद रखना कि अवतल दर्पण से बनने वाला आभासी प्रतिबिंब का आकार बहुत बड़ा होता है, जबकि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब जो बनता है, आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, उसका आकार क्या होता है, छोटा होता है। अवतल दर्पण में बड़ा होता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, उसका काल्पनिक तो बनता है बट छोटा होता है। ठीक है। ठीक है, यह वस्तु क्या लिखा है, वस्तु किस स्थिति में अवतल दर्पण में वास्तविक आकार के बराबर प्रतिबिंब बनेगा, जब उसको वक्रता के केंद्र पर रखा जाएगा, यानी 2f, सॉरी ये 2f तो किस पे रखते हैं हम लोग, जो हम लोग वो लेंस पे रखते हैं, यानी वक्रता केंद्र C पर रखेंगे। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब हमेशा इक्वल बनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ तथा किस प्रकार बनेगा। याद रखना, जब वक्रता केंद्र पर हो तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, उसका आकार वास्तविक और क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। इसको याद रखना, उसके बराबर बनेगा। अवतल दर्पण का दो उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में प्रयोग किया जाता है ना। हजामती दर्पण के रूप में नाक, कान, आँख, गला जांच करने में डॉक्टर के द्वारा प्रयोग किया जाता है। और भी उपयोग जान लो क्या होता है, जैसे सौर भट्टी में किस में होता है, सौर भट्टी में होता है। और उसके और क्या हो सकता है, सौर भट्टी में होता है सर। और क्या होता है, सर्च लाइट में होता है। किसमें, सर्च लाइट में होता है सर। और किस में होता है, सोचो, हेडलाइट में होता है। इसमें हेडलाइट में होता है। ठीक है। एक दर्पण वस्तु का सीधा आकार में छोटा प्रतिबिंब बनाता है। एक किस प्रकार का दर्पण है, वास्तविक होगा या पे आभासी होगा, है ना। तो वो याद रखना, क्योंकि प्रतिबिंब छोटा, सीधा छोटा है, तो वह दर्पण कौन सा होगा, उत्तल दर्पण होगा। प्रतिबिंब जो होगा आभासी होगा। ठीक है। सड़क पर लगे बल्बों के पीछे किस प्रकार के परावर्तक का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इस दर्पण का उपयोग दूरदर्शी में भी किया जाता है। किसमें किया जाता है, दूरदर्शी के लिए भी किया जाता है। एक उत्तल दर्पण का फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसके द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितना दूरी हो सकता है, तो अधिकतम 10 ही दूर, 10 मीटर ही जाएगा, 10 सेंटीमीटर ही जाएगा। एक दर्पण का फोकस दूरी f है, इसे दो भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक भाग की फोकस दूरी क्या होगी। तो देखो, दर्पण को काटने पर फोकस दूरी का मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, फोकस दूरी f ही रहेगा। जो काटो कुछ भी हो, फोकस क्या रहना है, फोकस वही रहना है। ठीक है। यदि प्रकाश किरण कांच के गुटके पर लंबवत गिरे तो आपतन कोण
का मान कितना होगा और विचलन क्या होगा। तो भाई याद रखना आपतन कोण गुट पर गिर लंबवत गिर रहा है तो याद रखना उसका मान हमेशा 0 ही होना है। देखो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्या कह रहा है, किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक और न्यूनतम होता है। तो बैगनी रंग का जो प्रकाश का होता है अपवर्तनांक अधिक होता है और लाल रंग का क्या होता है मान न्यूनतम होता है। बैगनी में अधिक होगा और लाल न्यूनतम क्या होगा, लाल में न्यूनतम होता है, ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कांच, निर्वात और जल में प्रकाश की चाल किसमें सबसे कम होता है और क्यों होता है। कांच में क्योंकि इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, जिसका अपवर्तनांक जितना सबसे ज़्यादा होगा उसमें क्या होता है, उसकी चाल उतनी ही कम होती है, ठीक है। जितना ज़्यादा ठोस होगा उसमें उतना ही कम जाके उसमें प्रकाश की चाल होगी, याद रखना। इसलिए निर्वात में चाल जो होती है सबसे ज़्यादा होती है। संलग्न चित्र के अनुसार जो दिया बनाया हमारा इसमें याद रखना, ऐसे करके, इसमें चित्र नहीं है, ऐसे करके। तो इंसिडेंट एंगल 60 डिग्री है। तो कह रहा है कि आपतन कोण जो होगा इसमें क्या होगा। देखो ये पहली बात, ये अगर 60 डिग्री है तो ये आपतन कोण जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है 90 डिग्री, पूरा का पूरा क्या है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। अगर देखा जाए तो कह रहा है कि किसी माध्यम प्रवेश करते वायु के सापेक्ष में अपवर्तनांक ज्ञात करें। तो 0 कह रहा है कि 0 प्रकाश अपवर्तन क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपवर्तनांक क्या होगा 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा, है ना। और यहाँ पे क्या 45 डिग्री है तो 45 डिग्री। वायु का सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है sin i बटे sin r होता है, जिसमें sin 30 डिग्री और sin 45 होता है। साइन का काटोगे तो क्या निकलेगा हमारा, ये निकल जाएगा। इसे सवाल सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, याद रखना। कांच के प्रिज्म पदार्थ में अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है। अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, n = होता है sin a प्लस डेल m बाई 2 बटे sin a बाई 2 होता है, यही होता है, ठीक है। किस लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और उत्तल लेंस का फोकस दूरी जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसको याद रखना। किस लेंस द्वारा प्रतिबिंब सदैव हमेशा आभासी और छोटा बनेगा। तो अवतल लेंस में हमेशा छोटा बनेगा, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस के सामने वस्तु रखे कहाँ प्रतिबिंब रखा जाएगा। अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। सामने रखने पर फोकस और लेंस के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस और लेंस के बीच बनेगा, ठीक है। अवतल लेंस के सामने रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और लेंस के बीच बनेगा। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो, किसी लेंस में वस्तु की लंबाई और उसके प्रतिबिंब का जो लंबाई का जो मात्रक है क्या है 1:4 है। तो उसका इस दशा में अनुपात क्या ज्ञात करें। देखो लंबाई और प्रतिबिंब यानी हमको दिया हुआ है क्या, तो लंबाई जो प्रतिबिंब होगा u/v है, तो क्या होगा 4:1 ही होने वाला है। क्या होगा 4:1, उसको पलट दो। एक वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा किसी पर्दे पर 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यदि वस्तु तथा पर्दे की स्थिति बदल दी जाए तो उस दशा में आवर्धन होगा। आवर्धन का मान क्या होता है 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आवर्धन का मान 1/3 हो जाएगा। किसी लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हो। किसी लेंस की क्षमता अभिसरित और अपसारी करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। या बोल सकते हैं फोकस दूरी के व्युत्क्रम को भी लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसको पी से डिनोट करते हैं, p/1/f। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को भी क्या कहेंगे हम लोग, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायऑप्टर होता है, और एक डायऑप्टर बराबर होता है 1 प्रति मीटर होता है, ठीक है, इसको याद रखना।
है ना। लेंस की फोकस दूरी और शक्ति का संबंध का सूत्र क्या है, देखो यहाँ पे लेंस की क्षमता फोकस दूरी का व्युत्क्रम के बराबर होता है, जबकि फोकस दूरी को मीटर में मापा जाता है। लेंस की क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी होता है P बराबर 1/f होता है। अगर वही सेंटीमीटर में रहेगा तो 100/f हो जाएगा और P बराबर, ठीक है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, इसको याद रखना। चश्मे की क्षमता को मापते हैं, डायोप्टर में मापते हैं, और डायोप्टर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 हैं, याद रखना। कि कौन कौन है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन विंडो पर डाला गया आलम, तीनों एक ही समतल में होता है। आपतन कौन बराबर परावर्तन कौन होता है, इसको याद रखना, ठीक है। कह रहा है कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस किसको कहते हैं, याद रखना। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर स्थिति वह बिंदु जो मुख्य अक्ष के समांतर हो। याद रखना, मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाले जो है ना, मुख्य अक्ष के समांतर किरण परिवर्तित होने के पश्चात जहाँ मिलता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। कहने का मतलब है ये हमारा अवतल दर्पण है, जो ये आया और जहाँ से ये गुजर जाता है इसको बोलते हैं हम लोग फोकस कहते हैं। इसको हम लोग ऐप से सूचित करते हैं। उस दर्पण का नाम बताया जिसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखना, अवतल दर्पण जो होता है वो सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, इसको याद रखना, ठीक है। वायु में गमन करते हुए प्रकाश की किरण जल के तिरछी प्रवेश करती है, और क्या प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी। तो याद रखना क्या होता है कि क्या कर रहा है, प्रकाश वायु से यानी कि हम लोग का सरल माध्यम से का सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुकेगी, क्या करेगी। हम लोग हमेशा जानते हैं जब भी हमारा जो होता है मीडियम होता है सरल माध्यम से सघन माध्यम, विरल, सरल मतलब विरल माध्यम से क्या होगा, सघन में आएगा तो हमेशा अभिलंब की ओर आएगा, और अगर सघन से विरल में अभिलंब से दूर जाता है, इसको याद रखना। क्योंकि जल में प्रवेश करने के साथ इसका वेग क्या होता है, कम हो जाता है। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन हम लोग का है, अधिकतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात करें और न्यूनतम प्रकाशिक माध्यम को भी ज्ञात करें। अधिकतम प्रकाशिक घनत्व किस में होता है, हीरा में होता है, और न्यूनतम किस में होता है, या तो ना वायु का होता है। अगला क्वेश्चन है, आपको केरोसिन, तारपीन का तेल तथा जल दिया गया, इनमें से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक तीव्र गति से करेगी। तो याद रखना, इसमें जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा केरोसिन तथा तारपीन के तेल में सबसे कम होगा, और जल में जो होगा वो सबसे अधिक होगा, यानी तीनों में से। हीरे का अपवर्तनांक 2.4, इसका क्या अभिप्राय। हीरे का प्रकाशिक घनत्व बहुत अधिक होता है, जिसका कारण प्रकाश की चाल इसमें बहुत धीमी होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल का ये 1 गुनी है, ठीक है। लेंस की क्षमता एक डायोप्टर को परिभाषित करता है। जब किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होती है तो उसे एक डायोप्टर कहा जाता है। क्या कहता है, क्षमता को एक डायोप्टर लोग कहते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता। तो याद रखना, मिट्टी का प्रयोग नहीं होता, बाकी सब का प्रयोग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, किसी बिंब यानी प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा बनना चाहिए। कब बनेगा, जब ये क्या होगा, ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु होगा। तो याद रखना, ध्रुव और फोकस के बीच होगा तो प्रतिबिंब अवतल दर्पण में क्या बनेगा, आभासी, सीधा बनेगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब का उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। क्या अगर समान साइज का प्रतिबिंब बनाने के लिए कहाँ रखना होगा, तो लेंस के मुख्य फोकस पर, और फोकस दूरी का दुगुना पर, अनंत पर, और लेंस के प्रकाश से मुख्य केंद्र के दूरी पर। तो हमको यहाँ रखना कहाँ पर रखोगे, तो हम लोग फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर रखेंगे। हम लोग कहाँ रखेंगे, फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर हम लोग रखेंगे, ठीक है, 2f पर रखेंगे हम लोग। किसी गोलीय दर्पण, किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तथा तो ये कौन सा लेंस संभव है ना, -15 सेंटीमीटर है, इसको कौन सा संभव है, बताओ इसमें से क्या होगा, दोनों अवतल होगा। क्या होगा, दोनों अवतल हो जाएगा, लेंस भी और दर्पण भी। किसी दर्पण
से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतीत होता है ना। तो सीधा प्रतिबिंब किस में होगा, तो याद रखना किस में, जल्दी बताओ। केवल उत्तल में, अवतल में, उत्तल में, या तो समतल या तो उत्तल में। याद रखना समतल में और उत्तल में दोनों होता है, अर्थात ये डी में हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर होगा। शब्दकोश डिक्शनरी में पाए जाने वाले छोटे अक्षर को पढ़ते समय निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करोगे। जो आपको दिखे, छोटा से बड़ा दिखना चाहिए। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर दूरी वाले एक अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर दूरी वाले एक उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस। तो क्या होगा बताओ, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा। तो इस लास्ट इसका क्वेश्चन आंसर है, याद रखना 50 सेंटीमीटर वाले, है ना, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का उपयोग हम लोग करेंगे, ठीक है। और ये हमारा क्लास यहीं ख़त्म होता है। और आप लोग इस चैनल पे नए आए हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जितने भी दोस्त हो सबके पास भेजो, और कमेंट करके बताओ कि देखो सेशन मेरा कैसा रहा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।